नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संघर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो लेक्चर का जो ये कड़ी चल रही है, इस कड़ी का अंतिम पड़ाव पे हम जा चुके हैं। हम लोग अलग अलग लेक्चर में अलग अलग चीज़ों को पढ़ लिए हैं, अलग अलग टॉपिक्स को हमने देख लिया है। ये मेरा पॉलिटी का अंतिम लेक्चर है, जो हमारा जो इनिशिएटिव था कि हम एक ओवरव्यू देंगे आपको भारतीय संविधान का, कि भारतीय संविधान को किस हिसाब से पढ़ा जाए, ताकि आपको किसी भी आर्टिकल को याद ना करना पड़े, उसके बावजूद भी आप 2 से 4 क्वेश्चंस हमारे भारतीय संविधान से निकाल कर ले जाएं। तो दोस्तों, मैंने आपको कल जो मेरा पहला लेक्चर इससे हमने शूट किया था, इस भारत का संवैधानिक विकास या भारत के संविधान का संवैधानिक विकास का क्या क्रम रहा था, उस क्रम का पहला लेक्चर मैंने आपको दे दिया था। क्योंकि संवैधानिक विकास अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि उसको एक लेक्चर में कवर करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने उसको 3 अलग अलग लेक्चर्स में शूट किया है। पहले लेक्चर में मैंने केवल भारतीय संविधान में जो स्रोत हैं और भारतीय संविधान की जो स्पेशलिटीज़ हैं जो ली गई हैं, उसमें वो कहाँ से ली गई हैं, कैसे वो आया है। दूसरे में मैंने लिया था, जो हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे दोस्तों, तो जो संवैधानिक विकास था वो 2 क्रम में हुआ था। एक तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ था, जिस पर मैंने कल चर्चा करी थी, जिसमें हमने 1600 से लेके जो 1600 का चार्टर था, उससे लेके 1853 तक के जो अधिनियम चार्टर हमारे यहाँ 20-20 साल के अंतराल पे आए थे, मैंने उसको कवर किया था। उसके जो कीवर्ड्स थे दोस्तों, मैंने वो सारे कीवर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ऐसे ही इसी क्रम में मैं अगला जो मेरा दूसरा वाला पार्ट है भारतीय संवैधानिक विकास का, वो ये है कि जो ब्रिटिश क्राउन था, एक्चुअल में 2 क्रम में मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे 1773 से 1853 तक, और दूसरा मैंने बताया था हम पढ़ेंगे 1858 से 1947 तक। तो मैंने जो अपने पीछे बोर्ड पे एक छोटी सी क्रोनोलॉजी लिखी है, छोटे से पॉइंट्स जो लिखे हैं, वो पॉइंट्स बस आपके साथ शेयर करने हैं। उसमें पढ़ने का जो क्रम होना चाहिए, वो क्रम किस हिसाब से होना चाहिए, वो क्रम क्या होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं हम सोल्व कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को आप जब भी देखेंगे, आप पाएंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एग्जाम में संविधान सभा का संवैधानिक विकास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आप इस वीडियो को देखकर उन क्वेश्चंस पे जाइए। और आपको अगर कोई क्वेश्चंस नहीं मिलता है या कोई क्वेश्चंस इन वीडियो से बाहर जाता है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और हम उसमें ऐड करेंगे। और मैं पूरी आपको गारंटी देता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पिछले 20 साल के पेपर सोल्व करके आप देखेंगे, तो वहां से ही जो मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर किए हैं, वो सब उसी में से होंगे दोस्तों। तो आज का जो क्रम रहने वाला है, वो क्रम रहने वाला है हमारा जो ब्रिटिश क्राउन था। अब होता क्या है दोस्तों, 1853 का चार्टर चला जाता है, 1853 का जो चार्टर चला जाता है, उसके बीच में आप सब लोग जानते हैं कि 1857 में एक क्रांति होती है, 1857 में एक स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिससे जो लोग ब्रिटिशर्स थे उनकी कदम जो है वो हिल जाते हैं, उनके प्रशासन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। वो एक बार पूरी तरह से फोकस होने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भारत में भी छोटी छोटी जगह पर ये विद्रोह, ये छोटे छोटे आंदोलन शुरू हो चुके हैं। तो इसको बनाने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, अब जो ब्रिटेन में बैठी हुई महारानी होती है या ब्रिटेन में बैठे हुए जो एम्पायर होते हैं, वो उसको अपना कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और यहाँ से दोस्तों शुरू होती है हमारे ब्रिटिश क्राउन के थ्रू जो हमारा संवैधानिक विकास होता है वो। तो दोस्तों, ये जो अधिनियम आता है तुरंत 1857 का जो विद्रोह होता है उसके तुरंत बाद आता है 1858 का जो अधिनियम होता है दोस्तों। तो उस अधिनियम को लाने का सबसे पहले प्रस्ताव दोस्तों जो देता है वो लॉर्ड पर्मस्टॉर्म देता है दोस्तों। पर्मस्टॉर्म देता है 12 फरवरी 1958 को। ये इस अधिनियम के थ्रू दोष बताता है कि जो दोहरा शासन चल रहा है ब्रिटिश इंडिया में, उस दोहरे शासन की क्या दोष हैं, उन दोष को दूर करने का कुछ कारण बताता है। लेकिन वहाँ ब्रिटेन में इसकी बात को नहीं माना जाता और ब्रिटेन में इसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और वहाँ ये जो अधिनियम का जो नींव रखता है, इस अधिनियम की नींव को आगे बढ़ते हुए वहाँ एक प्रधानमंत्री होते हैं, लॉर्ड डर्बी, ये प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो अधिनियम जो पहले ही पर्मस्टॉर्म ने दे रखा था, उसको विक्टोरिया जो वहाँ की महारानी होती है उससे साइन कराते हैं और उसको इंडिया में भेजते हैं। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, इस जो ये अधिनियम होता है, इस अधिनियम का मेन कारण जो होता है, मेन कार्य जो होता है, वो होता है कि जो 1857 में जो विद्रोह हुए थे, वैसे ही विद्रोह आने वाले टाइम में ब्रिटिश को नहीं झेलने पड़े या ऐसा विद्रोह कहीं ना हो, उसको दबाने के लिए दोस्तों ये मेनली 1858 का जो अधिनियम था वो भारत में लाया गया। अब दोस्तों होता क्या है, अब जो भारत का गवर्नर जनरल होता है, अब तक जो गवर्नर जनरल भारत में रूल कर रहा होता है, उसको
उसकी भी जो पावर्स हैं उस पावर्स को रोक लगा दिया जाता है और उसको भी सुपरविजन करने के लिए एक भारत का सचिव अपॉइंट किया जाता है जो ब्रिटेन में बैठता है। और जो हमारा भारत में रहने वाला, भारत में रह के जो ब्रिटिश एम्पायर होता है या ब्रिटिश रूलर होता है, जिसको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसको उसके काम को सुपरविजन करने के लिए, उसके काम पे नज़र रखने के लिए भारत का सचिव अपॉइंट किया जाता है। नाम तो भारत का सचिव होता है लेकिन वो ब्रिटिशर होता है और वो ब्रिटेन में रहकर ही इसके काम को अंजाम देता है, इसके काम को सुपरविजन देता है। साथ ही साथ ब्रिटिश जो भारत का सचिव होता है उसको इतनी पावर दे दी जाती है कि जो गवर्नर जनरल होता है अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, बिना इसकी अनुमति के कोई काम नहीं कर सकता। यानी कि गवर्नर जनरल को बाध्य कर दिया जाता है भारत के सचिव की जो आज्ञा के बिना काम ना करना, वो उसी की आज्ञा पे काम करेगा। दोस्तों यहीं से एक शब्द, यहीं से एक पद आता है वायसराय का, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो गवर्नर जनरल था वो बाध्य हो गया था किसका, भारत सचिव के अंडर कार्य करने का। और ऐसे जो किसी के अंडर काम करे, अंडर के भी अंडर काम करे, उसको ही स्पेशली वायसराय बोला जाता है। तो यहाँ से शब्द इंट्रोड्यूस होता है वायसराय का। दोस्तों तो पहली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायसराय का जो शब्द था, वायसराय जो पद था, वो किस अधिनियम के थ्रू भारतीय संविधान के विकास में या भारतीय संविधान में कब इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। दोस्तों क्यों किया गया था, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था वो पूरी तरह से रूल नहीं कर पा रहा था, तभी ये छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे। तो इसी की पावर को थोड़ा सा कम करने के लिए भारत का सचिव अपॉइंट किया जाता है। और भारत का सचिव जो अपॉइंट किया जाता है उसके अंडर में काम करने वाले गवर्नर जनरल को कहा जाता है वायसराय। उसके अगली बात दोस्तों, पहली बार क्या होता है 1861 में जो विल्सन, जेम्स विल्सन होते हैं, उनके द्वारा पहली बार बजट पेश किया जाता है, पहली बार बजट प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों अब बजट क्यों प्रस्तुत किया जाता है, दोस्तों यहाँ की जो जनता थी उसको थोड़ा सा उनको थोड़ा सा मतलब बहलाना था और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना था, तो उनके लिए थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए। देखिए दोस्तों ब्रिटिशर्स कितने अच्छे शोषण भी कर रहे हैं और हमारे लिए कानून भी बना रहे हैं, दोनों ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक भी खुश हो जाए और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो दोस्तों पहली बार जो बजट शब्द था या बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1861 में। और दोस्तों इसी अधिनियम के दौरान अब आपको पता है जब उस विद्रोह में बहुत लोगों को पकड़ा गया था, उस विद्रोह में बहुत लोगों को अलग अलग से उठाया गया था, कोई तो प्रत्यक्ष उसमें शामिल थे, कोई अप्रत्यक्ष उसमें शामिल थे, उनको उठाया गया था। तो दोस्तों इनको जरूरत थी, किनको, जो ब्रिटिशर्स थे, इनको जरूरत थी एक न्यायालय की, और एक न्यायालय इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो न्यायालय इंट्रोड्यूस किया भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। दोस्तों इसी के साथ साथ अब वहां पे कुछ ऐसे असैनिक कार्य हुए, वहां पे कुछ ऐसे कार्य हुए जो सैनिक थे, जो असैनिक थे, उसके लिए भी इन्होंने अपने लिए एक नियम बनाया दोस्तों, भारतीय असैनिक सेवा अधिनियम 1861। तो दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट जो अधिनियम थे इन्होंने इसी के अंदर बनाए। आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप अच्छे बुद्धिजीवी हैं, उस टाइम पे जो उस टाइम के जो विकास को आप पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, तो आप देख रहे हैं उच्च न्यायालय की क्या जरूरत पड़ी, ताकि ये अपने हिसाब से कानून बना के अपने हिसाब से 1857 में जो लोग थे, जो महान हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको पनिश्ड कर सकें, उनको सजा दे सकें। दोस्तों इसी के बाद 1861 में आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक्चुअल रूप से अगर आप देखेंगे तो भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात जो मिलता है आपको 1861 वाले अधिनियम से मिलता है। उस 1861 वाले अधिनियम में दोस्तों ये इन्होंने क्या किया, थोड़े और जो बुद्धिजीवी थे या तो जो थोड़े भारतीय थे उनको थोड़ा सा अपने पास अपनी तरफ खींचने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, भारतीय शासन में, भारतीयों को शासन में भागीदारी देने का प्रयास किया। दोस्तों आप जानते हैं अगर आपको कहीं पे कोई विद्रोह हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका विद्रोह केवल आपकी वजह से है, तो आपको उस विद्रोह से बचने के लिए वहाँ के लोकल लोगों में जाके लोकल लोगों में मेल मिलाप करना होगा, और लोकल लोगों में मेल मिलाप करने के बाद आप वहाँ पे थोड़ा आसानी से रह सकते हैं, थोड़ा परेशानियाँ आपको कम हो सकती हैं। तो इन्होंने वही काम किया। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 1861 के जो अधिनियम से, वो पूछा जाता है कि विभागीय प्रणाली किस अधिनियम के थ्रू या किस रूलर के थ्रू या किस वायसराय के थ्रू स्टार्ट की गई। तो दोस्तों 1861 में विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसमें शुरुआत की गई। ये विभागीय प्रणाली क्या थी, या विभागीय प्रणाली कह लीजिए, और कई बार एग्जाम में दोस्तों लिखा हुआ आ जाता है पोर्टफोलियो प्रणाली। तो पोर्टफोलियो प्रणाली का जो आगमन था वो 1861 वाले अधिनियम के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था दोस्तों। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार दोस्तों यहाँ पे मंत्रिमंडल व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों
जैसे ही मंत्रिमंडल व्यवस्था बन गई है, मैंने बता दिया है पहले ही अपनी सेकंड वाले पॉइंट में कि भारतीयों को थोड़े शासन में थोड़ा सा सहयोग देने की शुरुआत यहाँ से की जा रही है। तो जैसे सहयोग देने की शुरुआत का मतलब होता है कि विधि निर्माण में भी भारतीयों का सहयोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा देखने को आपको मिलने लगेगा। दोस्तों इसके बाद ऐसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको बताए जा सकते हैं, लेकिन वो डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। यहाँ पे केवल ओवरव्यू चल रहा है, जो पिछले 20-10 साल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वो केवल ओवरव्यू चल रहा है। जब हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन हम आपके साथ लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, तो हम एक एक पॉइंट को बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अगली बार 1892 का शासन अधिनियम आता है, भारतीय शासन अधिनियम 1892 का ये लोग लेके आते हैं। ये लोग जैसे पहले ही प्रणाली चल रही थी, कुछ सदस्यों की संख्या होती थी, इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, उसमें कुछ सदस्यों को बढ़ाने की, जो सदस्यों की संख्या थी वो बढ़ा दी। और सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, क्यों कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ा दी दोस्तों? भारतीय जो सहयोग करने वाले भारतीयों को जो ये अटैच कर रहे थे अपने साथ, उनकी संख्या को थोड़ा बढ़ोतरी कर दी। और बढ़ोतरी करने के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1861 में पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। अब दोस्तों बजट तो प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम पे जो बाकी लोग थे, हमारे भारतीय लोग थे जो उसमें मंत्रिमंडल में बैठते थे, उनको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था दोस्तों। ना तो कुछ पूछ सकते थे, ना कुछ बोल सकते थे, ना कोई बहस कर सकते थे। दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहली बात आपको पता है, तो बजट पर बहस करने का सबसे पहले जो मौका हमारे भारतीयों को या उसमें बैठे हुए जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको मिला। बजट पे बहस करने का जो मौका था वो 1892 के अधिनियम में मिल गया। और दोस्तों बस केवल बहस कर सकते थे या एक क्वेश्चन पूछ सकते थे। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उसका एक अनुरूप क्वेश्चन होता है, एक दोबारा पूछने मतलब सेकेंड टाइम भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लो मैंने पूछ लिया कि ये 1 लाख रुपए कहाँ पे खर्च हुए हैं, तो वो सब सिर्फ 1 लाख रुपए कहाँ खर्च हुए हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। और उसके बाद अगर वो बोले, अगर मान लो वहां से जवाब मिल गया कि 1 लाख रुपए हमने मकान निर्माण के लिए या हमने नाली निर्माण के लिए खर्च कर दिए हैं, या युद्ध में जो आयुध सामान खरीदने के लिए खर्च कर दिए हैं, तो अगर वो गलत भी बोले तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछने की अनुमति यहाँ पर नहीं थी दोस्तों, बस केवल क्वेश्चन पूछ सकते थे। और देखो दोस्तों 1892 के जो अधिनियम था, जो चार्टर था, उसके थ्रू ही सबसे पहले निर्वाचन पद्धति का आरंभ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, निर्वाचन शब्द का कहीं भी इस अभिलेख में या इस अधिनियम में जिक्र नहीं किया जाता है। परोक्ष रूप मतलब होता है कि इनडायरेक्टली तौर पे यहाँ पे निर्वाचन व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि परोक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली का जो आगमन था या जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, तो दोस्तों आपको बताना है कि वो 1892 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही चलते चलते आगे जाते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं 1909 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। और मॉर्ले मिंटो सुधार दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो अलग अलग, एक भारत का सचिव और एक भारत का गवर्नर जनरल होता है, वायसराय होता है। मॉर्ले और मिंटो ये दोनों मिलकर रूल करने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि गवर्नर जनरल के ऊपर भारत का सचिव रूल करता है। भारत का सचिव की पावर्स इतनी होती हैं कि उसकी आज्ञा के बिना गवर्नर जनरल या जो वायसराय बन चुका है वो कार्य नहीं करता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं, ये जो मॉर्ले मिंटो सुधार आता है दोस्तों, ये अरुएल्ड समिति की रिपोर्ट के अनुसार आता है। समितियों की रिपोर्ट से एग्जैक्ट आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई नियम बनाना होता है तो हम लोग पहले से एक छोटा सा डाटा कलेक्ट करते हैं, हम जानकारी को कलेक्ट करते हैं कि क्या वास्तव में जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कानून बनाना चाहते हैं, वहाँ क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या ये सही है या गलत है। तो वो समिति होती है दोस्तों। तो ऐसी कई बार पूछा गया है जो मॉर्ले मिंटो जो सुधार है 1909 का, वो किस समिति के आधार पर प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? आपको अरुएल्ड थे, इनकी समिति के सुधार सिस्टम को सुधार किया गया दोस्तों। इस मॉर्ले मिंटो सुधार में विधान परिषद जो था, केंद्रीय विधान परिषद जो था, उसमें जो पहले सदस्यों की संख्या केवल 16 थी, सदस्यों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी गई और वो कर दी गई 60। और दोस्तों उस 60 में से लगभग आधे जो थे वो गैर सरकारी और आधे सरकारी नॉमिनेट करे जा चुके थे दोस्तों। इस मॉर्ले मिंटो सुधार की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन या पृथक निर्वाचन मंडल। ये कम से कम यूपी पीसीएस में तो एटलीस्ट किसी भी पीसीएस में उठा के देख लीजिए कि पृथक निर्वाचन या मुस्लिम को या कम्युनल या व्यावसायिक रूप से या फिर सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन पद्धति या प्रतिनिधित्व पद्धति का जो शुरुआत थी वो किस सुधार से हुई थी, तो आपको लगाना है 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार दोस्तों। मैंने लिख दिया है व्यावसायिक और सांप्रदायिक। व्यावसायिक का मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो व्यापार
व्यापारी होते थे उसके आधार पे भी कि कौन कितने रुपए ज्यादा, कौन किसका व्यापार कितना ज्यादा है, कौन कितना ज्यादा टैक्स दे सकता है हमको, और किसका प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक का आप समझ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम बाकी जो लोग थे पारसी ईसाई जो थे वो सारे उनके हिसाब से प्रतिनिधित्व कर दिया गया किसमें, जो परिषद बनी थी, जो केंद्रीय विधान परिषद बनी थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस मोंटे मेर्लो, आपको पता ही है एक क्रम है, बिल्कुल देखिए आप देखते हैं 1892 वाले में क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी है लेकिन अनुपूरक नहीं, लेकिन यहाँ पे बजट पे आप अनुपूरक क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की अनुमति दे दी गई थी, और अनुमति देने के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोंटे मेर्लो सुधार का ये जो था 1909 का, वो क्या था कि भारत के 2 व्यक्तियों को इंग्लैंड की परिषद में नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन से कि पहले भारतीय कौन थे जो मंत्रिमंडल परिषद में नियुक्त हुए थे इंग्लैंड में, तो एक केसी गुप्ता दोस्तों थे और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। आप इन दोनों का नाम याद रख सकते हैं, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि पहली बार जो इंग्लैंड की परिषद, मैं 2 बात कर रहा हूं आपको यहाँ पे देखो, अभी दूसरा एक पॉइंट बोलूंगा, मैं बोलूंगा एसपी सिन्हा को भी अपॉइंट किया गया था दोस्तों, लेकिन वो किया गया था गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में। तो ये इंडिया में वर्क करने वाला था और ये इंग्लैंड की परिषद थी दोस्तों। तो इन दोनों के ये क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये तो ये क्वेश्चन 3 आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि एसपी सिन्हा को गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य अपॉइंट किया गया था, पहला बंदा था, और जो पहले 2 बंदे थे जो इंग्लैंड परिषद में अपॉइंटेड हुए थे वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। अगली बार दोस्तों ऐसी बढ़ते हुए क्रम में अगला क्रम आता है 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन नहीं जानता सर दोस्तों मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार को। और ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से पहले मैं बात करूंगा, ये तो संवैधानिक विकास की बात चल रही है दोस्तों। आपको हम हिस्ट्री में, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हिस्ट्री में आपको बताएंगे कि कैसे इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे दोस्तों। कैसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे इसके पीछे जो कार्य कर रहे थे, भारत में अलग अलग जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना कैसे जागृत कर रहे थे, ये इन सब के पीछे की बात है दोस्तों। वो हम अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हिस्ट्री वाले होंगे वो आपको उससे अवगत कराएंगे। हम बात करते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की 1919 दोस्तों। ऐसे मैंने आपको कल कई बार बताया है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, वहां लिख दिया जाएगा 1909, 1918, 1917, ऐसे करके दोस्तों कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको लगाना है 1919, आपको कहीं भटकाव नहीं करना है क्योंकि आपको बड़े ही क्रम में मैंने सारी चीज़ों को हम एक क्रोनोलॉजी में आपको बता रहे हैं। और दोस्तों इस सुधार का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो पार्ट था उत्तरदायी शासन की बात करी गई। पहली बार उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी कमियां आ रही हैं, जो भी खामियां आ रही हैं, उनके लिए उत्तरदायी सरकार की बात करी गई है दोस्तों। अभी स्थापित नहीं हुआ है, वो तो ये कभी करेंगे ही नहीं। आप जानते हैं ब्रिटिशर्स का कि ब्रिटिशर्स कितने कैसे होते हैं, कैसे। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने उत्तरदायी शासन की बात कर दी गई। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ भारत का बहुत सारा पैसा दोस्तों इंग्लैंड जा रहा था। कैसे जा रहा था? अलग अलग जो हमारे भारत सचिव था, जो रहता तो इंग्लैंड में था, काम इंग्लैंड के लिए करता था सब कुछ, लेकिन पैसा जो जाता था वो हमारे इंडिया से जाता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो दोस्तों इस सुधार के थ्रू जो भारत का सचिव होता था उसका खर्च ब्रिटेन पे थोप दिया गया कि अब हम हमारे पास हम इसका यहाँ का इसका जो खर्च है वो भारत से नहीं लिया जाएगा, भारत के बजट से नहीं लिया जाएगा दोस्तों। इसी, अब मैं आपको बता दूं, इसी अधिनियम, यही सुधार था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के ही थ्रू प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो थी वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब होता है कि सामने बंदा खड़ा होगा और उसको आप वोट देंगे, और जैसे वो प्रोसीजर था किन को, अभी इन्होंने ये नहीं डिफाइन किया था कि किन लोगों को वोट देना है। आपको बता दूं मैं कि हमारे भारत, ब्रिटिश भारत में या हमारे प्यारे भारत में जो आज का भारत है आज, और हम ब्रिटिश भारत की बात करें, हर एक बंदे को वोट देने का अधिकार नहीं था। आज तो हमें हमारे अधिकार और हमारे वोट देने का अधिकार, हमारे सारे अधिकार, चाहे वो कानूनी अधिकार हो चाहे वो हमारे मौलिक अधिकार हो, हमारे पास हैं। उस टाइम पे दोस्तों हम सरकार को अपने मन से चुन भी नहीं सकते थे। देखिए दोस्तों पहली बार प्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली थी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के थ्रू 1919 में पहली बार चुनाव प्रणाली का आगमन आपके यहाँ होता है दोस्तों। चुनाव प्रणाली का आगमन होता है तो वहां पे महिलाओं को
अभी तक महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था दोस्तों, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार यहाँ पे मिल जाता है। किन महिलाओं को मिलता है दोस्तों, वो डिफरेंट बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। महिलाओं को मिल जाता है। और दोस्तों केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली जो होती है वो लागू हो जाती है। अभी तक स्टेट में थी, अब केंद्र में भी द्विसदनीय प्रणाली लागू हो चुकी है। और दोस्तों वो द्विसदनीय प्रणाली जो होती है वो राज्य परिषद होता है और विधानसभा होती है। दोस्तों जो राज्य परिषद उस टाइम का था वो उच्च सदन कहलाता था। और उच्च सदन आप जानते हैं, उच्च सदन कौन होता है, उच्च सदन होता है राज्यसभा, जो कभी डिसॉल्व नहीं होती है आज की। और जो विधानसभा वो बन चुका है निम्न सदन, जो है लोकसभा, जो हर 5 साल में चेंज हो जाती है दोस्तों। ऐसे ही उसी के साथ दोस्तों क्या किया गया, जो उसमें उच्च सदन में जो सदस्य थे 60 सदस्यों में से दोस्तों 34 सदस्य दोस्तों इलेक्ट किए जाने लगे। बाकी के जो 26 सदस्य थे उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, उनको अपॉइंट किया जाता था। वो प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर पे बाद में बात करेंगे। ऐसे ही दोस्तों जो निम्न सदन था हमारा, जो लोक विधानसभा था, उसमें 145 में से 104 कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाने लगा, चुना जाने लगा। और इसी के बाद दोस्तों इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग मतलब जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेवाएं थी, उन सेवाओं के लिए एक आयोग बनाया गया कि वो लोगों को अपॉइंट करेंगे और सेवा के लिए छोड़ेंगे। दोस्तों इसी के साथ कैग जो आप जानते हैं महालेखा परीक्षक होता है, जो आज भी है, उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो पिछले 20 सालों से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और हम पहुंच जाते हैं साइमन आयोग के पास। साइमन आयोग 1927 में इंडिया में आता है। आप लोग जानते हैं लाला लाजपत राय को, आप लोग जानते हैं कि साइमन गो बैक के नारे आप लोगों ने मूवी में, आप लोगों ने किताबों में अलग अलग पढ़ा होगा कि साइमन जो आयोग था उसमें 7 सदस्य थे। और उसका विरोध का मेन कारण था कि वो 7 के 7 सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, वो श्वेत थे, वो गोरे थे। तो दोस्तों हमारे जो बुद्धिजीवी उस टाइम पे अपनी जान पे खेल के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने इसका बहिष्कार किया कि ऐसा आयोग जिसमें इंडिया में रहने वाला कोई कैंडिडेट ही नहीं है, वो कैसे हमारे लिए हमारी परेशानियों को समझ के, हमारी जमीनी स्तर की चीज़ों को समझ के कानून बना सकता है या हमारे लिए कार्य कर सकता है। तो दोस्तों इसका विरोध होता है। और आप जानते हैं लाला लाजपत राय, इन पर बहुत सारे लाठीचार्ज होता है और ये यहाँ पे भगवान को प्यारे हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद की जो कहानी है वो आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मिलेगी दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही 1927 के बाद हम पहुंच जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। मैं आपको बता दूं, भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 80% या उससे भी ज्यादा कहूं तो जो पूरे का पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हमारे आज के भारत के संविधान में मिल जाता है आपको। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम की जो 1935 की जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला पॉइंट है दोस्तों, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो जाती है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत में हो जाती है। और उसके बाद जो विषय होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको सूचियां पढ़ा चुका हूं, मैं बता चुका हूं कि संघ सूची, राज्य सूची क्या होती है। इसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें विषयों का बंटवारा हो जाता है। और विषय का बंटवारा होता है दोस्तों संघ सूची के रूप में, राज्य सूची के रूप में और संबंधित सूची के रूप में। और लास्ट में एक कुछ ऐसे विषय छोड़ दिए जाते हैं जो अपशिष्ट सूची में रखे जाते हैं। और उन अपशिष्ट सूची में जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो वायसराय को दे दिया जाता है दोस्तों। अभी तक वायसराय का पद यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था दोस्तों, वायसराय। और दोस्तों उसी के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे 10% लोगों को मत देने का अधिकार। आप जान सकते हैं कि 10% लोग आज के हिसाब से कितने कम होंगे या उस टाइम के हिसाब से भी कितने कम होंगे। मात्र 10% भारतीय जो सरकार बनने वाली होती थी उस सरकार में पार्टिसिपेट करते थे 1935 के बाद दोस्तों। 1935 से तो उतने भी नहीं थे। तो कितनी कैसी जर्जर स्थिति हमारे भारत की रही होगी, कैसे वो नागरिकों ने अपना जीवन यापन करा होगा। खैर उस चीज को सोच के भी हमें डर लगता है। लेकिन आगे चलिए हम देखते हैं। उसके बाद दोस्तों 1935 भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया, महिलाओं को, दलितों को और मजदूर वर्गों को अलग से निर्वाचन प्रणाली या अलग से उनको वोट देने का अधिकार, अलग से उनकी व्यवस्था करी गई कि इनको देखो दोस्तों अलग से व्यवस्था करी गई है मजदूरों को, दलित वर्गों को और महिलाओं को वोट देने की। उसके बाद दोस्तों
एक 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है दोस्तों। संघीय न्यायालय की स्थापना मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना वहां पे की जाती है दोस्तों। उसके बाद इसी अधिनियम के थ्रू 1935 के अधिनियम के थ्रू संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। मैं बता दूं अभी आप देखेंगे 2020 और 21 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछ रखा था। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है, संयुक्त राज्य सेवा आयोग है, वो कैसे अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। संयुक्त अगर कोई दो राज्य चाहें तो वो सरकार को, या दो राज्य आपस में चाहें तो किसी एक कोई नियम पारित करके, कोई विधान बना के एक आयोग बना सकते हैं जो दोनों राज्यों की सेवाओं में अपॉइंट होने वाले कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर सकता है। उसका प्रोसीजर दोस्तों हम बताएंगे बाद में, जब आयोगों के गठन की हम बात करेंगे। अगली बात पहुंचते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आप जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरत पड़ती है मुद्रा की और साख की दोस्तों। इसी अधिनियम के थ्रू भारत शासन अधिनियम 1935 के ही थ्रू आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है जो साख और मुद्रा नियंत्रण करता है कितना पहले। और उसके बाद ही दोस्तों इस अधिनियम के बाद आपको देखने को मिलेगा एक योजना आती है, एक ऐसे छोटे छोटे अधिनियम ये लोग भारत में इंट्रोड्यूस करते गए ताकि इनको सहूलियत हो सके और इनको ऐसा ये प्रलोभन दे सके यहाँ की जनता को, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को। कितनी उनके लिए अच्छी थी, कितनी उनके लिए खराब थी, वो आप देखेंगे जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तब आप उसको देखेंगे। तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी चीज लिखी है, 3 जून 1943 को माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना में कैसे डिवाइड होता है, कैसे सिस्टम होता है, उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। हम केवल यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि माउंटबेटन योजना कई बार तो क्रोनोलॉजी, आजकल तो पीसीएस का ट्रेंड बन चुका है कि वो क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि बताओ मोरले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और दे देगा माउंटबेटन योजना और साइमन कमीशन। इनको इनके घटते क्रम में या इनके बढ़ते क्रम में या इनको डेट के हिसाब से आप लोग क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए दोस्तों। तो ये जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोगों को याद रखनी है, 1 या 2 बार आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अंतिम दौर में है हम, यहां हम पहुंच चुके हैं 1943 में। 1943 में जैसे ही हम पहुंच चुके हैं उसके बाद आता है 1947, और उससे पहले 1946 में मैंने आपको बता दिया है कि 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है, वो मैंने पढ़ा दिया है आपको। कैबिनेट मिशन आता है और वहां से दो काम कैबिनेट मिशन के होते हैं। पहला काम होता है दोस्तों उसका अंतरिम सरकार बनाने का, और दूसरा काम होता है दोस्तों उसका जो संविधान सभा का निर्माण करना होता है। तो दोस्तों उधर संविधान सभा का निर्माण स्टार्ट हो जाता है और इधर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। और इस स्वतंत्रता अधिनियम में क्या कहा जाता है, 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ऐसी घोषणा कर देता है एटली, जो ब्रिटेन का लेबर पार्टी का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है। और उसके बाद इसी शासन अधिनियम के थ्रू, स्वतंत्रता अधिनियम के थ्रू वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है। और एक इस में इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो राष्ट्रमंडल होता है, जब हमारा भारत स्वतंत्र होगा तो वो राष्ट्रमंडल जो है राष्ट्रमंडल से अलग भी रह सकता है और वो राष्ट्रमंडल के साथ भी रह सकता है। वो स्वेच्छा थी कि जो भी स्वतंत्र देश होगा उसकी इच्छा है कि वो राष्ट्रमंडल के साथ रहे या राष्ट्रमंडल के अलग रहे। तो हमारे प्यारे भारत ने राष्ट्रमंडल से अलग रहने का निर्णय लिया, जो उस टाइम की परिस्थिति और काल के देश के हिसाब से बहुत उचित निर्णय था। लेकिन एक बात और बता दूं दोस्तों, आज की डेट में हम लोग राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं, राष्ट्रमंडल जो देश है उसके सदस्य हैं दोस्तों। ये पूरा जो मैंने आपको पूरा सिस्टम पढ़ाया है, जो पूरा सिस्टम बताया है, ये भारत का संवैधानिक जो विकास है उसका जो क्रोनोलॉजी है, उसकी जो क्रम है, ये मैंने आपको आज खत्म कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जो अब इस पूरे के पूरे विकास के 3 लेक्चर आपके सामने पहुंच चुके हैं संवैधानिक विकास के। उस 3 विकास के लेक्चर को आपसे आशा करता हूं आप सब लोग देख चुके होंगे, और जिसने नहीं देखा होगा दोस्तों वो एक बार इन तीनों को एक क्रम में देख लीजिएगा। और इनको एक क्रम में देखने के बाद दोस्तों आप किसी भी किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उठाइए और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उठा के आप लगाइए, और आप पाएंगे कि आपने मैक्सिमम पार्ट दोस्तों पहली बार ही 1 या 2 बार वीडियो देखने के बाद आपने वो चीज़ सारी कवर कर ली है, जो चीज़ आपको पूरी मोटी किताब पढ़ने के बाद और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आप कवर नहीं कर पाते हैं दोस्तों। आप ऐसे हमारे साथ रहेंगे, आप ऐसे हमें अपना प्यार देंगे तो हम इतना आपके लिए सुलभ कर देंगे, इतना आसान कर देंगे चीज़ों को कि हम आपको ऐसी चीज़ें, केवल आप कान में ईयरफोन लगाइए और हमारी वीडियो को सुनिए, आपको ऐसे रियलाइज होगा कि जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं। और अगर आपका प्यार और आपका हमें कमेंट मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम ऐसे वीडियो बनाएं, तो हम लंबी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर था वो बस इतना ही रहेगा, और मैं सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी दोस्त जितने भी हमारे भारत के किसी भी कोने में बैठ के हमारे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सबसे पहली बात अपने स्वास्थ्य पे और अपने परिवार के स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। जो स्वास्थ्य है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और पढ़ाई
का जो ये दौर चल रहा है, लॉकडाउन हो भी सकता है, लॉकडाउन नहीं भी हो सकता है। दोस्तों इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आपको पता है ये टाइम होता है अपने आप से बात करने का और अपने आप को देने का, तो अपने आप को जानने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो हम जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म जो हम उठने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सीधी सी बात है दोस्तों, सबसे पहले जरूरत है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप कराने की, तो हमारी टीम पूरी प्रयास कर रही है। आने वाले टाइम में दोस्तों हम बाकी के सब्जेक्ट्स जो हमारे यहाँ पॉलिटी के अलावा, पॉलिटी और हिस्ट्री के अलावा जो सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, हम इसकी सीरीज भी आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं, अगर आपका प्यार रहेगा। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमें और लाइक कीजिए, और व्यूज़ जितने ज़्यादा हो सके और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी वो प्लेटफॉर्म मिल जाए जिस प्लेटफॉर्म पे हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी तरीके से, अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो डिजिटल बोर्ड है उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं अगर डिजिटल बोर्ड हमारे पास होता तो जितनी बातें हमने आपके साथ शेयर की हैं तो वो बातें सारी हम आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा देते, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, हम आपको पीडीएफ नहीं देंगे। आने वाले टाइम में आपका प्यार हमको ऐसे ही मिलता रहेगा, तो हम आपके हैंड मेड वाले जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारी हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ और हमारे एप्लीकेशन पे तो ऑलरेडी जितने भी स्टेट पीसीएस या हमारे एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप सारी एनसीईआरटी अपने 1 by 1 जो आपको अच्छी लगे वो पढ़िए, डाउनलोड कीजिए उसको, और उसका जितना लाभ आप उठा सकते हैं उतना उठाइए, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए है। धन्यवाद दोस्तों।